हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने साइंस के कुछ क्वेश्चन किए थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। हम कौन सी तरंगों को सुन सकते हैं? तो दोस्तों, हम उन तरंगों को सुन सकते हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। जो तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, हम उन तरंगों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगे हैं, उन्हें कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। जो तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली होती हैं, उन्हें कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। उसके बाद ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, और उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में होती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है, और उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है। तो इस तरह से ये ध्वनि की चाल वायु, जल और लोहे में अलग अलग होती है। वायु में 332 मीटर पर सेकंड, जल में 1483 मीटर पर सेकंड, और लोहे में 5130 मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी चाल बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। तो दोस्तों, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी जो चाल है वो बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ध्वनि है उस पर, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तेज या मंद किसके कारण सुनाई देती है? तो दोस्तों, जो ध्वनि है वो तेज या मंद प्रबलता के कारण सुनाई देती है। ध्वनि का तेज या मंद किसके कारण सुनाई देती है ध्वनि? तो वो उसकी प्रबलता के कारण सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का मोटी या पतली होना ये किसके कारण है? तो ये उसके तारत्व के कारण है। जो ध्वनि मोटी या पतली हो जाती है, तो वो उसके तारत्व के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि। तो दोस्तों, जो प्रतिध्वनि होती है वो क्या होती है? जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी पहाड़ी या टावर से टकराकर परावर्तित होती हैं, तो वो प्रतिध्वनि कहलाती है। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी पहाड़ी या टावर से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं, तो वो प्रतिध्वनि कहलाती है। इसके बाद प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। जो प्रतिध्वनि है उसे सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर 17 मीटर होती है ये न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो दोस्तों ये 1/10 रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। इसके बाद ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक क्यों सुनाई देती है? तो दोस्तों जो ध्वनि है वो दिन में कम क्यों सुनाई देती है? तो इसका कारण क्या है? अपवर्तन के कारण जो ध्वनि है वो दिन की अपेक्षा रात में अधिक क्यों सुनाई देती है? तो वो उसके अपवर्तन के कारण सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य। परम शून्य क्या होता है? किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है? कि किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे ही हम परम शून्य ताप कहते हैं। इसके बाद पारा। जो पारा है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो दोस्तों ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसके बाद वायुमंडल कौन सी विधि द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों जो वायुमंडल है वो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल कौन सी विधि द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों ये संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। इसके बाद चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को 1.28 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त वस्तुएं। तो दोस्तों प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में आँख, कान व नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग किए जाने में, सोलर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में आँख, कान व नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग किए जाने में, सोलर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में, तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद सोडियम परावर्तक लैंप में सोडियम परावर्तक लैंप में गाड़ी में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में और गाड़ी में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, सीधी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, जो तारे हैं उनका टिमटिमाते हुए दिखाई देना, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देना, पानी से भरे किसी बर्तन में तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना, जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना। ये सब किस कारण होता है? तो दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ जो हमें टेढ़ी दिखाई देती है, तारे हैं जो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी जब सूर्य दिखाई देता है, पानी से भरे किसी बर्तन में तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा दिखाई देना। ये सब किस कारण से है? तो दोस्तों ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। इसके बाद हीरे का चमकना, ये किस कारण से होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग। तो दोस्तों प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा व नीला। जो लाल, हरा और नीला रंग है इनको प्राथमिक रंग कहते हैं। इसके बाद द्वितीयक रंग। तो दोस्तों द्वितीयक रंग में कौन कौन से रंग आते हैं? पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला, ये तीनों द्वितीयक रंग में आते हैं। पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला। उसके बाद पूरक रंग। पूरक रंग क्या होता है? जब दो रंग परस्पर मिलने से सफ़ेद रंग बनता है तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। जैसे नीला और पीला, इनको मिलाने से सफ़ेद बनता है। लाल, हरा और नीला, इनको मिलाने से सफ़ेद बनता है। तो ये पूरक रंग कहलाते हैं। जब दो रंग परस्पर मिलने से सफ़ेद बनता है तो इन्हें पूरक रंग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों रंगीन टेलीविज़न में जो है प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, और वो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। पास की वस्तुएं तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। इसके बाद दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष उल्टा हो जाएगा कि इस दोष से जो ग्रसित व्यक्ति है उसको निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती, और इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जरा दृष्टि दोष। तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष में
वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की और न ही पास की वस्तु को देख पाता है। यही जरा दृष्टि दोष होता है। इसके बाद जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए। उसके बाद स्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो अस्थायी चुंबक हैं उन्हें बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहे का। और जो स्थायी चुंबक हैं उन्हें बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। अस्थायी चुंबक के लिए नरम लोहे का और स्थायी चुंबक के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।